हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि यह वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, मैंने इस वीडियो में चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया है ताकि कम समय में आपका यह चैप्टर तैयार भी हो जाए और कोई पॉइंट्स भी मिस ना हो, जिसके लिए मैंने पहले खुद चैप्टर्स को तब तक पढ़ा है जब तक कि मुझे इसका पूर्णतः निष्कर्ष न समझ आ जाए। उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट नोट्स तैयार किया है जो कि अब आप पढ़ोगे। तो चलिए हम ये सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 के प्रथम अध्याय की समरी को पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। दोस्तों, इस समरी को समझाने से पहले आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए, वो ये कि इस अध्याय की जो शुरुआत होती है वो राशिदा से होती है। राशिदा बैठ के अखबार पढ़ रही होती है, तभी उसकी नज़र अखबार में लिखे एक सुर्खी पे जाती है, यानी कि एक हेडलाइन पे जाती है, और वो हेडलाइन होती है 100 साल पहले। अब राशिदा जैसे ही इसको देखती है, उसके दिमाग में आता है कि 100 साल पहले जो हुआ था वो हम कैसे जान सकते हैं। आखिर हम कैसे पता कर सकते हैं कि 100 साल पहले क्या हुआ था। अब उसके दिमाग में ये बात जो है वो खलबली मचा रही है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताया ताकि आप जब तक ये वीडियो ख़त्म ना हो तब तक आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था कैसे जाने। देखिए, अगर हमें बीते हुए कल के बारे में पता करना है तो सिंपली हम रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि बीते हुए कल को क्या हुआ था। अगर हमें पिछले वर्ष की बातें जाननी है कि पिछले साल क्या हुआ था, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जिसे पिछले वर्ष की बातें याद हो। लेकिन बहुत वर्ष पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे पता करेंगे? सोचिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। क्या पता करें? हमने तो सोच लिया कि हमें जानना है कि आज से बहुत वर्षों पहले क्या हुआ था, लेकिन क्या जानना है? हम क्या पता करेंगे कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ था? तो देखिए हम क्या क्या पता कर सकते हैं या फिर क्या पता करना चाहिए हमें। तो देखिए, लोगों का रहन सहन उस समय कैसा था, यानी उस समय के जो लोग थे वो किस प्रकार से रहते थे, उनका खान पान कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, उनके घर कैसे थे, वो कैसे घरों में रहते थे, उनका व्यवसाय क्या था, मतलब वो क्या काम करते थे। क्या वे शिकार पे डिपेंड थे पूरी तरीके से, या वे कृषि भी करते थे, या वो व्यापारी थे, या फिर शिल्पकार थे। कहने का मतलब है कि वो जो भी काम करते थे उसके बारे में हमें पता करना चाहिए। साथ ही हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय के लोग कौन से खेल खेलते थे, किस प्रकार के गीत सुनते थे, कैसी कहानियाँ लिखते थे और उनके नाटक कैसे होते थे। अब हम देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे। तो देखिए, आज से लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, और यहाँ जो लोग रहते थे वो कुशल संग्राहक और आखेटक थे। यानी कि यहाँ के जो लोग थे वो कंदमूल फल एकत्रित करते थे और शिकार किया करते थे, और इस कार्य में वो बिल्कुल निपुण थे, यानी कि वो बिल्कुल कुशल थे अपने कार्य में। अब इसके आगे देखते हैं सुलेमान व केथर पहाड़ी। ये पहाड़ी अवस्थित है हमारे भारत के उत्तर पश्चिम में। लगभग 8000 वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे, और जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे गेहूँ और जौ उपजाना प्रारंभ किया था। साथ ही वे जानवरों को भी पालतू बनाते थे, जैसे भेड़, बकरी, गाय, बैल, जिससे उन्हें ये फ़ायदा होता था कि उन्हें दूध भी मिल जाता था, और कभी कभी वे इस पे से सवारी भी किया करते थे, या फिर एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान लेके जाना है तो वो जानवरों का प्रयोग कर लिया करते थे, जिनसे कि उनका जीवन यापन आसान हुआ होगा। लोग गांव में रहते थे। अब एक चीज़ देखिए, लाखों वर्ष पहले हमने क्या देखा था
कि वो लोग घुमंतु थे, वो लोग इधर उधर घूम कर शिकार किया करते थे और कंदमूल फल एकत्रित करते थे। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ के लोग खेती भी कर रहे हैं, जानवर भी पाल रहे हैं और गांव में रह रहे हैं। यानी कि 8000 वर्ष पहले स्थायी आवास शुरू हो गया था, यानी कि लोग एक जगह रहना स्टार्ट कर चुके थे। मतलब अब वो एक जगह परमानेंट रहने के लिए तैयार थे। अब हम देखेंगे गारो तथा विंध्य पहाड़ियाँ। गारो जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के उत्तर पश्चिम में हैं और जो विंध्य पहाड़ियाँ हैं वो मध्य भारत में हैं। ये अन्य क्षेत्र हैं जहाँ पे भी कृषि का विकास हुआ। सिंपल से वर्ड में अगर मैं कहूँ तो सुलेमान और कीथर पहाड़ी में तो लोग कृषि करते ही थे, लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते थे उन्होंने भी कृषि आरंभ कर दिया था। और यहाँ के जो लोग थे उन्होंने सर्वप्रथम विंध्य के उत्तरी क्षेत्र में चावल उपजाना आरंभ किया था। वहाँ के लोगों ने सबसे पहले क्या उपजाया था? गेहूँ और जौ। लेकिन गारो और विंध्य पहाड़ियों में जो लोग रहते थे वो सबसे पहले चावल उपजाना प्रारंभ किए थे। और किस क्षेत्र में? विंध्य पहाड़ियों के उत्तरी क्षेत्र में। अब हम देखेंगे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियों से तात्पर्य है वे नदियाँ जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि छोटी नदी बहते हुए आती है और एक जगह आकर बड़ी नदी में मिल जाती है, और वो छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी में मिल जाती है उसे हम लोग सहायक नदी कहते हैं। 4700 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर फले फूले, यानी कि आज से 4700 साल पहले सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो आरंभिक नगर थे वो फले फूले, यानी कि आरंभिक नगरों का जो विकास हुआ वो कहाँ हुआ? सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास। कब? 4700 वर्ष पहले। जबकि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास कब हुआ? 2500 साल पहले हुआ। तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे कि सिंधु नदी के आसपास नगरों का विकास कब हुआ और गंगा नदी के आसपास नगरों का विकास कब हुआ। अच्छा, यहाँ एक बात गौर करने वाली है। नगरों का विकास जो हम देख रहे हैं वो हमें समझ आ रहा है कि ये जलीय क्षेत्रों के आसपास हुआ है। जलीय क्षेत्र कहने का मतलब है कि नदी, समुद्र, इन सब के पास। तो इसका एक सीधा सा मतलब है कि जीवन यापन के लिए जल हमारी मूलभूत इकाई है। बिना जल के हम जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हम भोजन खाते हैं तो हम जो भोजन को करते हैं उस भोजन को उगाने के लिए भी पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी के बिना हम जीने की कल्पना नहीं कर सकते। अब इसके बारे में तो सब लोग जानते हैं कि जल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, यहाँ पे एक बात कहा गया है, गंगा की दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा का जो क्षेत्र था उसके दक्षिण में जो जिस नगर का विकास हुआ था उसे प्राचीन समय में मगध कहा जाता था, और मगध का आज वर्तमान में नाम है बिहार। अब आप कहोगे कि उस समय तो बहुत सारे नगर फले फूले होंगे, लेकिन हम मगध का नाम ही क्यों याद रख रहे हैं? तो ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे कि मगध इम्पॉर्टेंट क्यों है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि मगध जो है वो बहुत ही विशाल राज्य था और यहाँ के जो शासक हुए वो बहुत ही शक्तिशाली हुए, इसीलिए मगध इतना इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, पहले के लोग यात्राएं क्यों करते थे? यात्राएं तो अभी भी हम लोग करते हैं, लेकिन चूँकि हम लोगों को जानना है पहले के बारे में, तो हम जानते हैं कि पहले के लोग यात्रा क्यों करें। काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जैसे बाढ़, सूखा आदि पड़ने पर, यानी कि जब मैंने आपको बताया कि लोगों ने स्थायी निवास आरंभ कर दिया था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि वहाँ बाढ़ आ गया या फिर वहाँ सूखा पड़ गया, तो इस स्थिति में लोगों का जीवन यापन बहुत कष्टमय हो जाता था। तो वो क्या करते थे? वो दूसरे स्थान चले जाते थे जहाँ पे कि ये सब समस्याएं ना हो। तो इसे भी हम एक यात्रा ही कहेंगे कि लोग इस स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए। सेनाओं द्वारा दूसरे क्षेत्रों पर विजय हेतु
पहले के जो राजा हुआ करते थे वो दूसरे क्षेत्रों पे हमला करते थे और उसे जीत कर अपने क्षेत्र में मिला लिया करते थे। तो युद्ध के लिए वो सेना भेजते थे वहाँ, और उस स्थिति में वहाँ के लोगों का जीवन बहुत कष्ट भरा हो जाता था क्योंकि युद्ध की स्थिति होती थी। तो उस समय भी लोग क्या करते थे, स्थान को छोड़ के दूसरे जगह चले जाते थे जहाँ की युद्ध जैसी स्थिति ना हो और वो आराम से रह सके। व्यापार हेतु, आज भी लोग व्यापार के लिए इधर उधर जाते हैं, उसमें भी लोग जाते थे। धर्म का प्रसार तथा शिक्षा प्राप्ति हेतु, आज भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग धर्म के प्रचार प्रसार हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। उसमें भी लोग क्या करते थे, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए यात्रा किया करते थे। शिक्षा प्राप्ति करने के लिए भी वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। नए व रोचक स्थानों को खोजने की चाह में बहुत सारे लोग ये चाहते थे कि हम जाने कि वहाँ पे क्या है, वहाँ की खासियत क्या है, दूसरे क्षेत्र के बारे में जानने की उनमें बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। तो वो इसलिए भी यात्रा करते थे कि उन्हें नई नई चीज़ें पता चले अलग अलग क्षेत्रों के बारे में। एक दूसरे के विचारों को जानने हेतु भी लोग यात्रा किया करते थे। अब देखिए, ऊपर मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं उसका एक निष्कर्ष निकलता है जिसे आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। लोगों के आवागमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया, जैसे पत्थर तराशने, संगीत रचने, भोजन बनाने के तरीके आदि में एक दूसरे की विचारों को अपनाते रहे। कहने का मतलब है कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे तो उनके साथ उनकी संस्कृति भी जाती थी, और जब वो दूसरे स्थान पे जाते थे तो वो वहाँ से कुछ सीखते थे और उन्हें जो आता था वो वहाँ के लोगों को सिखाते थे। तो इस तरीके से लोगों के आवागमन से कुछ हम सीखे, कुछ हमने सिखाया। इस तरीके से हमारी जो संस्कृति थी वो धीरे धीरे विकास की ओर गई, यानी कि धीरे धीरे हमारी संस्कृति परंपराएं और भी अधिक समृद्ध होती चली गई। जैसे पत्थर तराशना, संगीत रचना, भोजन बनाने का तरीका हम लोग एक दूसरे से सीखे और हमने भी दूसरों को सिखाया। तो अब आप समझ रहे होंगे कि पहले के लोग यात्रा क्यों करते थे और यात्रा से क्या क्या लाभ होते थे। देखिए, जब हम लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं ना, तो चैप्टर्स के किनारे किनारे एक बॉक्स बना करके कुछ बातें बताई होती है जिसे हम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ जो मैंने पॉइंट लिखा है वो किनारे वाले बॉक्स से लिखा है, जो भी हमें पढ़ना चाहिए इसीलिए मैंने लिखा है, और आपको भी इसे अपने दिमाग में रखना है। देखिए क्या है, दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान तथा श्रीलंका, यानी कि दक्षिण एशिया के अंतर्गत ये सब देश आते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि दक्षिण एशिया बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। अब पड़ोसी देश क्या होता है ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हो। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, जो दक्षिण एशिया है वो एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन इसकी जो विशालता है वो बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़, पर्वत से सटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। यानी कि ये एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन फिर भी इसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो विशालता है वो बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ी, पर्वत आदि से सटे हुए हैं, इसीलिए इसे हम उपमहाद्वीप कह देते हैं। बाकी आप ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ोगे कि उपमहाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होता है। यहाँ पे जो सिंपल सी 2 लाइनें कही गई है उसे हमें अपने माइंड में रखना है। देश के नाम, अब हम पढ़ते हैं देश के नाम के बारे में। पहला नाम है इंडिया, हम लोग आज भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि ये शब्द आखिर आया कहाँ से। ये शब्द आया है इंडस से। इंडस, इसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अभी हमने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा ना, तो वही संस्कृत में इंडस को सिंधु कहते हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस और इंदोस प्रोनाउंस किया था,
यानी कि उन्होंने सिंधु को सिंधु नहीं कहा, उन्होंने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा। और सिंधु नदी के पूर्व में जो क्षेत्र था, यानी जो भूमि प्रदेश अवस्थित था, उसे उन्होंने इंडिया कहा। तो कहने का मतलब है कि इंडिया शब्द कैसे आया? वो इस तरीके से आया कि आज से 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम की ओर से ईरानी और यूनानी आए थे हमारे सिंधु नदी के पास। तो उन्होंने सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा, और उसके पूर्व में जो भूमि प्रदेश अवस्थित था उसे उन्होंने इंडिया कहा। तो इस तरीके से इंडिया शब्द आया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया शब्द आखिर आया कैसे और कितना पुराना शब्द है ये। और देखिए, अब दूसरा शब्द है भारत। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी कि आज जो हम भारत शब्द का प्रयोग करते हैं वो पहले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। और अब आप कहोगे कि ये हमें पता कैसे चला कि लोगों के समूह के लिए किया जाता था? तो इसका उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में है। जी हाँ, ऋग्वेद हमारा प्राचीनतम वेद है। इसमें इस बात का उल्लेख है कि भारत शब्द का प्रयोग पहले लोगों के एक समूह द्वारा किया जाता था जो कि उत्तर पश्चिम में रहते थे। हालांकि अब हम इसका प्रयोग देश के लिए करने लगे हैं। तो मेरे समझ से अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया और भारत शब्द पहले किस लिए प्रयोग होते थे और आज इसके क्या मायने हैं। अब देखिए, अतीत के बारे में कैसे जाने, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो जाना कि लोग कहाँ रहते थे, उनका खान पान कैसा था, वो यात्रा कैसे करते थे, उनका जीवन कैसा था, तो वो हमें पता कैसे चला? हमने कैसे पता किया कि ये सब चीज़ें थीं, पहले ऐसा था? तो उसके स्रोत के बारे में हम जानते हैं। जिस चीज़ों से हमें पता चला कि पहले ऐसा ऐसा हुआ करता था, तो वो स्रोत है पांडुलिपि, महाकाव्य, कविताएं, नाटक तथा अभिलेख। और ये जितने भी स्रोत हैं, इनकी जो भाषाएं थी जिसमें ये लिखा गया था, उनकी भाषाएं हैं संस्कृत, प्राकृत तथा तमिल। इसमें से जो प्राकृत भाषा है वो आम लोगों के द्वारा प्रयुक्त किया जाता था, मतलब कि आम लोग इसका प्रयोग करते थे इस भाषा का। इसमें से महाकाव्य, कविता, नाटक के बारे में तो समझाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये तो सब लोग जानते हैं। इसमें से दो टर्म्स जो है पांडुलिपि और अभिलेख, इसके बारे में हमें समझना होगा। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले पांडुलिपि के बारे में। पांडुलिपि का सीधा सा अर्थ है हाथ से लिखी पुस्तक। अब हम जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द से हुई है। मैन्यूस्क्रिप्ट एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है हाथ। मैन्यूस्क्रिप्ट का अर्थ नहीं होता है हाथ, बल्कि जो मैन्यू शब्द है उसका अर्थ होता है हाथ। तो इस तरीके से पांडुलिपि शब्द की उत्पत्ति हुई। यह प्रायः तार अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। यानी कि ये जो हाथ से लिखी पुस्तक है ये भोजपत्र पर लिखी जाती थी। और वो भोजपत्र कैसे तैयार होता था? तार या फिर हिमालय क्षेत्र में जो भोज नाम का पेड़ था उसके छाल से इस भोजपत्र को तैयार किया जाता था। ध्यान दीजिए, अब किताब बनाने के लिए तार के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि हम जो बुक पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे पेजों को जोड़ करके एक किताब बनाया रहता है, तो उसमें भी बहुत सारे भोजपत्र को जोड़ करके एक तरह से बांध करके एक किताब तैयार किया जाता था, जिसे हम लोग पांडुलिपि कहते थे। अब हम देखते हैं कि हमें मिला कहाँ से है। तो ये हमें मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुआ है, यानी कि घूमने वाले स्थलों से प्राप्त हुआ है और मंदिरों से प्राप्त हुआ है। अब हम जानते हैं कि इसमें चर्चाएँ क्या क्या थी, यानी कि इसमें लिखा क्या गया था। तो इसमें धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों के बारे में लिखा गया था। राजाओं का जीवन कैसा होता था ये बताया गया था। उस समय जो औषधियाँ प्रयोग की जाती थी उसके बारे में बताया गया है। और उस समय के लोग जितना विज्ञान जानते थे वो सब बताया गया है। देखिए, पांडुलिपि जो हमें मिले हैं वो बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं मिला है, बल्कि पांडुलिपि हमें जो मिले हैं उसमें से बहुत सारी जो पेजेज हैं या फिर बहुत सारे जो उसके खंड हैं वो कीरों द्वारा या फिर अन्य
चीज़ों द्वारा नष्ट हो गई हैं। उसके कुछ कुछ पार्ट्स हमें मिले हैं जिसके आधार पे हमने इतनी सारी जानकारियाँ एकत्रित की है। आप खुद सोचो कि वो एक भोजपत्र था तो उसकी लाइफ कितनी होगी। उसे हम बहुत ज़्यादा दिनों तक तो अच्छे से नहीं रख सकते, तो उसमें से कुछ नष्ट हो गए हैं और जो हमें मिले हैं उसके आधार पे अध्ययन किया गया है और फिर ये सारी बातें हमें बताई गई है। अब हम देखते हैं अभिलेख के बारे में। अभिलेख से तात्पर्य है पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख। देखिए, जो पांडुलिपि था वो कठोर सतह पे नहीं लिखा गया था, वो एक सिंपल सा पेड़ की छाल से तैयार किया गया भोजपत्र पे लिखा गया था। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना कठोर होगा। लेकिन जो अभिलेख है वो पत्थर या फिर धातु पे उत्कीर्ण करके लिखा जाता था, उस पर उकेरा जाता था। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चर्चाएँ हैं। तो इसमें शासकों के आदेश मिलते हैं, राजाओं तथा रानियों तथा अन्य पुरुषों या महिलाओं द्वारा किए गए कार्यों के विवरण हैं। यानी कि उस समय के जो शासक होते थे वो अभिलेख पे अपने आदेश लिखवा दिया करते थे और कहीं कहीं लगा दिया करते थे, और वहाँ की जो जनता होती थी उसे पढ़ लिया करती थी और उसे समझ आता था कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है, और वो उसका पालन करते थे क्योंकि वो राजा का आदेश होता था। और बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा काम करते थे या फिर उन्होंने जो लड़ाइयाँ जीती है या फिर उनके द्वारा जो महान कार्य किए गए उसका उत्कीर्ण करवाया। यानी कि ये सब चर्चाएँ हमें मिलती है अभिलेखों से। अब ध्यान दीजिए, अफ़गानिस्तान के कांधार नामक स्थान से 2500 वर्ष पुराना एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, और वो जो अभिलेख है वो अशोक नामक शासक के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। जी हाँ, ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ये जो अभिलेख लिखा गया है उस समय उस क्षेत्र में जो लिपि और भाषा प्रयोग होता था उसमें लिखा गया है, और जो प्रयोग होता था उसका नाम क्या है, यूनानी और अरामाइक लिपि। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लिपि क्या होता है। तो देखिए, जब हम कुछ लिखते हैं तब किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है, यानी कि हम कुछ भी लिखते हैं तो किसके सहारे लिखते हैं, लिपि के सहारे लिखते हैं। यानी कि लिपि का प्रयोग के बिना हम कुछ नहीं लिख सकते। और जो लिपि होता है वो कैसे बनता है, वो अक्षर और संकेतों से बना होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिपि क्या होता है। और ये बात भाषा, तो ये तो आप सबको पता है कि जब हम कुछ बोलते हैं या पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं क्या पढ़ना है। अतीत एक या अनेक। अब आपको ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, अतीत एक या अनेक, तो घबराइए मत, देखते हैं आगे इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है हमारे अतीत बहुवचन। अब ध्यान दो, हमारा जो पुस्तक है क्लास 6 की जो बुक है उस बुक का शीर्षक क्या है, हमारे अतीत। और ये जो शब्द है हमारे अतीत वो बहुवचन है। एक वचन बहुवचन पढ़ा है ना, जो कि एक का बोध कराए तो एक वचन, और बहुतों यानी कि एक से अधिक का बोध कराए तो बहुवचन। तो ये जो शब्द है हमारे अतीत ये बहुवचन है। देखिए क्या कहना चाह रहा है। अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। जैसे पशुपालकों कृषकों का जीवन राजा रानियों की जीवन से तथा शिल्पकार का जीवन व्यापारी के जीवन से भिन्न था। कहने का मतलब है कि जो अतीत है वो सबके लिए अलग अलग है। यानी कि अगर कोई व्यापारी है तो उसके जीवन में जो जो घटनाएं घटित हुई है वो एक राजा के जीवन में घटित हुए घटनाओं से अलग है। अगर हम कंपैरिजन करें एक राजा का जीवन और एक किसान का जीवन, तो हम पाएंगे कि राजा का जीवन और किसान का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो जब हम दोनों से उसके अतीत के बारे में पूछेंगे तो राजा अपने बारे में कुछ अलग बातें बताएगा और जो किसान होगा वो अपने बारे में कुछ अलग बातें बताएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो अतीत है वो सभी लोगों के लिए अलग अलग मायने रखता है, यानी सभी लोगों का अतीत एक दूसरे से अलग है। इसीलिए इसका नाम है हमारे अतीत, और ये बहुवचन शब्द है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे अतीत बहुवचन कैसे है। अब एक बात है जो आपको थोड़ा सुन के अजीब लगेगा, लेकिन ये वास्तविक है। देखिए, वर्तमान में अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग शिकारी एवं खाद्य संग्राहक हैं।
वहीं शहरों के लोग खाद्य आपूर्ति हेतु अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। अंडमान द्वीप आपने सुना होगा, हमारे भारत का एक द्वीप है, तो वहाँ पे जो अधिकांश लोग हैं आज भी शिकार करते हैं और खाद्य का संग्रहण करते हैं। जबकि हमने क्या पढ़ा था, लाखों वर्ष पहले लोग ऐसा किया करते थे। लेकिन ये वर्तमान परिदृश्य की बात है कि आज भी अंडमान द्वीप पे जो अधिकांश लोग रहते हैं वो शिकारी और खाद्य संग्राहक हैं। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो यहाँ लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आज हम देखते हैं कि शहर में जो लोग रहते हैं सब विभिन्न तरह के व्यवसाय करते हैं, लेकिन खाद्य आपूर्ति के लिए किसानों पर डिपेंड हैं। किसान फसल उपजाता है, खेती करता है, फिर वो मार्केट में लाता है, मार्केट में ला कर के बेचता है, तो बाकी लोग उससे वो अनाज को खरीदते हैं। यानी कि लोग खाद्य आपूर्ति के लिए किस पे डिपेंड हैं, किसान पे डिपेंड है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि शहरों में लोग खाद्य आपूर्ति हेतु अन्य व्यक्तियों पर निर्भर हैं। अब हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जिसका शीर्षक है तिथियों का मतलब। हम लोग हमेशा डेली तिथि का प्रयोग करते हैं, लेकिन ये जो तिथि है वो कैसे है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये अभी हम समझेंगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी हम जो वर्ष की गणना करते हैं, जैसे कि 2010, 2020, 2030, 1900, 1910, तो वो किस के आधार पे करते हैं? ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से करते हैं। तो देखिए, इसे समझने के लिए हम एक बात मान लेते हैं। ईसा मसीह का जन्म, मान लिया कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है वो वर्ष बीचों बीच है, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म। अब उसके एक साइड क्या हो जाएगा, ईसा मसीह की, अब उसके एक साइड क्या हो जाएगा, ईसा के जन्म से पहले, और एक साइड ईसा के जन्म के बाद। यानी कि ईसा का जब जन्म हुआ उससे पहले की जो घटनाएं होगी उसे हम लोग ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना कहेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं घटित होंगी तो उसे हम कहेंगे कि ईसा मसीह के जन्म के बाद घटित घटनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ईसा के जन्म के पहले एक युद्ध हुआ, वो युद्ध 200 साल पहले हुआ, तो हम उसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? ऐसे तो हमें लिखना पड़ जाएगा ईसा के जन्म के 200 वर्ष पहले युद्ध हुआ, लेकिन हमें अगर शॉर्ट में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? 200 BC युद्ध इक्वल टू 200 BC। तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो युद्ध हुआ था वो ईसा मसीह के जन्म के 200 वर्ष पहले हुआ था। वहीं अगर कोई कहे कि ईसा मसीह के जन्म के 50 साल बाद ये नाम का राजा हुआ था जो बहुत ही विख्यात था, तो अब हमें ये सोचना होगा कि इसे हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। तो इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं राजा इक्वल टू, मैंने कितना वर्ष बोला, 50 वर्ष, तो 50 AD। यानी कि अब हम समझ जाएंगे AD से कि ये जो घटना है, ये जो राजा वाली बात है, ये ईसा के जन्म के 50 साल बाद की बात है। तो इस तरीके से अब हम समझते हैं कि ईसा के जन्म से पहले जो भी घटनाएं होंगी तो उसका जो ईयर होगा उसके साथ हम लोग BC लगाएंगे, या फिर BCE भी लगा सकते हैं। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, या फिर बिफोर क्राइस्ट ईरा, यानी कि ईरा के जन्म के पहले। और ईसा का जो जन्म हुआ है उसे हम लोग BP या फिर बिफोर प्रेजेंट कहते हैं। ऐसे इसका कभी उपयोग होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने के लिए समझ लो। और ईसा के जन्म के बाद जो घटनाएं घटित होती है तो उस ईयर के साथ हम लगाते हैं AD। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। साथ ही हम लोग इसे CE भी कहते हैं, यानी कि कॉमन ईरा। यहाँ पे ईरा छूट गया है, कॉमन के बाद ईरा भी होगा, कॉमन ईरा। तो अब हम अच्छे से समझ गए कि ईसा के जन्म से पहले अगर कोई घटना घटेगी तो उस वर्ष के साथ हम लोग BC लगाएंगे, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। और अगर ईसा के जन्म के बाद कोई घटना घटित होगी तो उसके साथ हम लोग AD लगाएंगे, यानी कि एनो डोमिनी। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब हम देखते हैं भारत में इसका प्रयोग कब से हो रहा है। तो भारत में आज से 200 वर्ष पहले से तिथियों की गणना के लिए इसका, यानी इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये तिथियों का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आपसे मैंने कहा था कि एक आपके बुक में एक मैप दिया हुआ है जिसमें कि कुछ जगह को लोकेट करके बताया गया है कि वो जगह कहाँ है। तो चलिए उन स्थानों को देख लेते हैं जो कि हमने पढ़ा है उसके बारे में। चलिए, हमने पढ़ा था कि सिंधु नदी कहाँ है, ठीक है। तो ये रहा आपका सिंधु नदी। गंगा नदी के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये रहा गंगा नदी। यहाँ पे गंगा नदी है और इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ। यहाँ पे सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। और अगर मैं विंध्य पहाड़ियों की बात करूँ तो यहाँ पे है विंध्य पहाड़ियाँ। और अगर मैं नर्मदा नदी की बात करूँ तो यहाँ पे नर्मदा नदी है। आपको इसमें अच्छे से पता नहीं चल पा रहा होगा, तो आप अपने बुक में देख लेना तो आपको पता चल जाएगा। आप इसमें देख सकते हो कि कौन कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं। और क्या था कि इधर सुलेमान देख लिया, विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पे है, गंगा नदी यहाँ है। चलिए आप देख लीजिएगा अपने मैप में, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम इसी के साथ अपने वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, सभी बातें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आप इस सेशन से सेटिस्फाइड हो, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।